इनएक्सेसिबल है, लेकिन फिर भी हम लगे हैं। अगर सांसद महोदय भी हमें मदद करें तो हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि झारखंड के गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज के विस्तार के लिए क्या कोई अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है, चूंकि उन क्षेत्रों में लोगों को मोबाइल से बात करने में बहुत कठिनाई होती है। धन्यवाद। Thank you, sir. So not only in Jharkhand, all the left-wing affected areas, sir, we have two schemes. One with 2,400 crores that was started in May 2024. And then left-wing affected areas number 2 with 2,200 crores that was started in October 21, sir. Both of them are supposed to be completed middle of 2025. So this includes all the left-wing affected areas, not only the Jharkhand. Thank you. Thank you. माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला। प्रिय चेयरमैन सर, सर मोबाइल टावर्स अल्टीमेटली यूजेज और अफोर्डेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या उनके संज्ञान में है कि हाल में ही 3 जुलाई 2024 को सभी सेलफोन कंपनीज ने एक कंसर्टेड तरीके से मोबाइल टैरिफ्स को बढ़ाया, जिससे मोबाइल ग्राहकों को, जो इनकी संख्या लगभग 119 करोड़ है, 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। क्या सरकार ने इसका संज्ञान लिया है? क्या सरकार मोबाइल टैरिफ्स की कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से टैरिफ बढ़ाने की इस प्रक्रिया पर कोई रोक लगाएगी और क्या इसका संज्ञान लेगी? धन्यवाद रणदीप जी। मैं रणदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया सदन के पटल पर और सदन के द्वारा देश की जनता को सूचित करने के लिए कि पिछले 10 साल की अवधि में देश में दूरसंचार का वातावरण में क्या बदलाव आया है, क्या क्रांति आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं सर, मोबाइल की कनेक्टिविटी में हमारे पास 2014 में 90 करोड़ ग्राहक थे। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज जयराम जी, नो नो नो, दिस इज नॉट। प्लीज आप सीट पर बैठ कर ना बोले, प्लीज। सर माननीय मंत्री जी, आप सर जयराम जी को खुजली बहुत आती है सर। प्लीज, बहुत खुजली आती है सर। प्लीज नहीं, और मुझे विश्वास है सर, आप नथिंग, मुझे विश्वास है सर कि प्लीज, मुझे विश्वास है कि मेरे भाई और दोस्त रणदीप जी अपना सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। आप सवाल सर, मैं बता रहा था सर कि 90 करोड़ ग्राहक थे, आज 116 करोड़ ग्राहक है दूरसंचार क्षेत्र में मोबाइल के सेवा में। अगर हम इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें सर, 25 करोड़ ग्राहक थे 2014 में, आज करीब 97.4 ग्राहक हैं। मैं वहाँ आ रहा हूँ रणदीप जी। थर्ड सर, ब्रॉडबैंड की हम बात करें जो 2 Gbps की से ज़्यादा होती है कनेक्टिविटी, केवल 25 करोड़ ग्राहक थे 140 करोड़ के देश में, आज वो बढ़कर 92 करोड़ हो चुका है देश के अंदर सर। और जरूर जब ये नंबर बढ़ते हैं तो दाम पे भी पूरी तरह से निगरानी रखना बहुत जरूरी है, जो रणदीप जी ने कहा। और मैं उनको सूचित करना चाहता हूं, 2014 में 1 मिनट का कॉल मोबाइल पर 50 पैसे लगता था सर। आज 2025 में सर, 10 साल बाद 1 मिनट का कॉल 3 पैसे लेता है सर, 3 पैसे। मतलब 94% गिरावट आई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। प्लीज नो नॉट रणदीप जी, प्लीज बैठिए। 94% गिरावट आई। हाँ। और मैं उनको सूचित ये भी करना चाहता हूं कि जो ब्रॉडबैंड 1 GB की कॉस्ट 2014 में होती थी, 270 रुपए पर GB होती थी, आज सर 10 साल बाद
पर जीबी कॉस्ट इस देश के अंदर 9 रुपए 70 पैसे है सर। 93% गिरावट आई है। आज भारत, सर मैं बताना चाहता हूं, आज भारत पूरे विश्व में, आपको कोई इजाजत नहीं बोलूंगी प्लीज सर, आज भारत पूरे विश्व में सबसे किफायती देश है डेटा के आधार पर, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जहां तक जो संदर्भ रणदीप जी दे रहे हैं, क्योंकि स्पष्टता से मैं जवाब आपको सदैव देता हूं, जरूर 10% की इंक्रीज हुई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। वो क्यों हुई है सर? अगर टेलीकॉम कंपनीज आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का पूरे विश्व में भारत में हुआ है सर। 22 महीने में 98% डिस्ट्रिक्ट्स और 82% पॉपुलेशन 5G की कवरेज हुई है। मतलब क्या सर? मतलब ये कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो अगर 4.5 लाख करोड़ का निवेश हो तो क्या जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा रिटर्न नहीं होना चाहिए? और अगर कॉस्ट कॉल का 3 रुपए से 3 पैसे से 3.5 पैसे हो चुका तो अल्टीमेटली रिटर्न भी तो होना चाहिए। जो आज डेटा और वॉइस पे सबसे चीपेस्ट, प्लीज टेक योर सीट सर, आज वॉइस और डेटा में सबसे चीपेस्ट आज भारत है पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। डॉक्टर सस्मित पात्रा, 4th supplementary. Honorable Deputy Chairman, sir, my specific question to the Honorable Minister has a brief preface and I'll be quick. Odisha is home to the largest number of particularly vulnerable tribal groups in India. And the answer also says that PVTG is probably a part of the habitation. So out of the 426 habitations, 61 have been completed. My question is, how many of these habitations belong to particularly vulnerable tribal groups in Odisha? How many have been completed? And by when all of it would be completed? Thank you. Thank you. Mandi Mantri. Sasmit Bhai has asked a very pertinent question, and it goes back to the answer I gave in response to the first supplementary. The Prime Minister has very clearly resolved that all PVTG habitations must get full infrastructure, not only telecom infrastructure, but all social infrastructure, all physical infrastructure. And this is very much a part of that. 2595 habitations have been planned, 1716 towers have been planned, out of which the Orissa number here today is 331. All these 331 towers in 426 habitations are all PVTG. There is not a single one which is not PVTG. The total number of towers in Orissa is 4,511, covering 6064 habitations. But of that, the subset is 331 towers covering 426 habitations, all PVTG. And it's a commitment to do this as soon as possible. Yes, there are right-of-way issues. There are some areas where we have issues with regard to land allocation, but we are working at that to complete it as soon as possible. Dr. Sumer Singh Solanki. Dr. Sumer Singh Solanki, 5th supplementary and last. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संचार क्रांति भारत देश में आई है। मैं मध्य प्रदेश के उस पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, जहां पर नेटवर्क की समस्या धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र में जो नेटवर्क के लिए टावर लगाने का काम किया जा रहा है और साथ ही आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों को निरंतर संचार की सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, ये कब तक पूर्ण हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर? धन्यवाद। सांसद महोदय को मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए जो हम लोग ने आवंटित किए हैं, कुल मिलाकर 2202 गांव, जहां 1650 टावर्स लगाए जाएंगे,
उसमें से वर्तमान में 981 गांव में 773 टावर ऑलरेडी लग चुके हैं। और जहां तक हमारा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहां 138 टावर करीब करीब 160 गांव में लगाने का हम लोगों का निर्णय लिया गया है और शीघ्र ही शीघ्र इसे कंप्लीट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई 2024 में ही इनकी पूरी सूचना लिस्ट हमें आदिवासी मंत्रालय से हमें मिला है। हमने सर्वे भी कर लिया है और कार्य भी प्रगति पर है। जल्द से जल्द हम लोग इसको खत्म करेंगे, रिकॉर्ड टाइम में हम लोग खत्म करेंगे। माननीय श्री धैर्य सिंह मोहन पाटिल। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 34 उत्तर सदन के पटल पे रखा है। पहला सप्लीमेंट्री धैर्यशील जी। आदरणीय सभापति महोदय, पंढरपुर की वारी जो 1000 सालों की जो परंपरा है, उसको यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान मिलने के लिए अध्यक्ष महोदय, ये मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, पंढरपुर की वारी जो पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के यात्रा रहती है और 1000 सालों से अध्यक्ष महोदय चली आ रही है। अनेक जाति, धर्म, पंथ, प्रांत इस भेदाभेद को भेदते हुए अध्यक्ष महोदय समता और एकता, बंधुता का पाठ पढ़ाते हुए 10 लाख वारकरी संप्रदाय के भक्त लोग महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ गांवों से, अध्यक्ष महोदय कर्नाटक के गांवों से ये चले आते हैं। अध्यक्ष महोदय, वारकरी संप्रदाय की ये परंपरा ने संत नामदेव, संत ज्ञानोबा राय, संत एकनाथ महाराज, संत तुकोबा राय, इसके जैसे संतों ने अपने विचारों से ये महाराष्ट्र की भूमि को परिपोषित किया है। आज का जो प्रगतिशील और उन्नत सामाजिक महाराष्ट्र दिखता है, उसका कारण पंढरपुर की वारी और वारकरी संप्रदाय ने जो सिखाया हुआ बंधुता और न्याय का अध्यक्ष महोदय पाठ है। सवाल अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि सांस्कृतिक दृष्टया और सामाजिक दृष्टया उन्नत ये संस्कृति, ये परंपरा, इसका यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में समावेश होने के लिए केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय कुछ कदम उठाएगी क्या? ये मेरा अध्यक्ष महोदय प्रश्न है। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। भारत की संस्कृति जो विविधताओं से भरी हुई है, उसमें अनेक तरह की ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी रीतियां हैं, ऐसे उत्सव हैं और अनेक तरह के ऐसे आयोजन हैं जो सदियों से प्रथा में जो है वो अपनाए जा रहे हैं। और निश्चित ही ये सब इस तरह के आयोजन विविधताओं में बसे हुए भारत को एकता का स्वरूप प्रदान करते हैं। माननीय सभापति महोदय, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इंक्रिप्शन की एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें प्रपोजल या तो राज्य सरकार, भारत सरकार को, या सीधे संगीत नाटक अकादमी जो ICH की नोडल डिवीज़न है उसको भेजती है। उसके बाद नोडल एजेंसी उसको रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद उस पर जो है नेशनल इन्वेंट्री लिस्ट जो है सूची उसमें समाहित किया जाता है और उसके बाद में उसको जो है भारत सरकार की तरफ से यूनेस्को को नामित किया जाता है। अब तक भारत सरकार के प्रयासों से 15 ऐसे हमारे कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को इस सूची में समाहित किया गया है। आने वाले वर्ष के लिए, क्योंकि इसमें व्यवस्था के अनुरूप 2 साल में एक देश एक ही प्रपोजल मूव कर सकता है, मैं माननीय सदस्यों के और आपके माध्यम से देश के संज्ञान में लाने के लिए कि इस वर्ष के प्रपोजल के रूप में 2023 में जो हमने सबमिट किया है, जिसको 2025 में जिसे कंसिडर करके इंस्क्राइब किया जाएगा, हमने दिवाली फेस्टिवल जो भारत को एकता के सूत्र में बांधता है उसे इंस्क्राइब करने के लिए नामित किया है। आने वाले समय में इस तरह के और प्रपोजल्स जो भारत सरकार के संज्ञान में लाए जाते हैं या लाए जाएंगे, उन सबको इस प्रक्रिया के तहत ला करके हम आने वाले समय में नामित किया जा सके, इसके लिए निरंतर काम करें। माननीय धैर्यशील जी, सेकंड सप्लीमेंट्री।